नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये भाव होना चाहिए कि खाकी के सम्मान को कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना सम्मान मेरा तिरंगे के प्रति होता है, उतना सम्मान खाकी के प्रति भी होना चाहिए। यहां 2018 बैच के आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इस कार्यक्रम में मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। आईपीएस प्रोबेशनरों की 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद दीक्षांत परेड होती है। 28 महिलाओं समेत 131 आईपीएस प्रोबेशनर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। जिस प्रकार के शॉल वगैरह वो हाथ से बनाते हैं, टेक्सटाइल का काम जो वहां होता है वो अद्भुत है। और आईपीएस प्रोबेशनरों की 11 महीने की ट्रेनिंग के बाद दीक्षांत परेड दरअसल होती है। 28 महिलाओं समेत 131 आईपीएस प्रोबेशनर पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। इसमें बिहार की रहने वाली तनुश्री ने पीएम मोदी के साथ अपने अनुभवों को शेयर किया। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मेरा नाम तनुश्री है और मुझे जम्मू एवं कश्मीर का ऑर्डर एलोकेट हुआ है। मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर श्रीनगर में हुई थी। इंटेलिजेंस और फोर्सेस का यूज करते हुए पुलिस कैसे आतंकवादी गतिविधियों से लड़कर देश की सुरक्षा में कार्य कर रही है, इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मुझे मिला देखने को। वहां पे सर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन में भी पार्ट लेने का मौका मिला मुझे। सिक्योरिटी फोर्सेस सर एक जुनैद सहराई नामक आतंकवादी को काफी लंबे समय से पकड़ने का प्रयास कर रही थी। जुनैद हिजबुल मुजाहिदीन में कमांडर था और वैली में रिक्रूटमेंट का कार्यभार संभालता था। सर 18 मई को जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यह खबर मिली कि वो अपने एक आतंकी साथी के साथ किसी समर्थक के घर पे था। तो तुरंत ही पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ की एक टीम ने योजना बनाकर घर को घेरा और आतंकियों को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही सर हम घर के अंदर गए, आतंकियों ने हमारे ऊपर फायरिंग शुरू की, जिसमें हमारा एक जवान भी घायल हो गया। सर पर्सनली मेरे लिए काफ़ी भयभीत करने वाला क्षण था, बट जैसा कि हमारे जवान और टीम ने साहस दिखाया, ना कि सिर्फ घायल जवान को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया, बल्कि ऑपरेशन को तब तक चालू रखा जब तक हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया। सर चूंकि यह घर शहरी जगह पे स्थित था, इसीलिए पुलिस को काफ़ी और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा, जैसे आमजन की रक्षा और कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और ना डेवलप हो सके, इसका भी ख्याल रखना। सर मुझे पहली बार मानवीय चेहरा का भी देखने को मिला मौका पुलिस का, क्योंकि जहाँ पे एक टीम ऑपरेशन देख रही थी, वहीं दूसरी टीम सर निर्दोष व्यक्तियों को, जिसमें महिलाएं, बच्चे और वृद्ध शामिल थे, उनको सुरक्षित स्थान पर ले जा रही थी, और एक दूसरी टीम पत्थरबाजों से भी निपट रही थी। सर मेरे लिए यह पुनः पुष्टि हुई थी कि देश की आंतरिक सुरक्षा और निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा में अगर एक पुलिसकर्मी को अपनी जान की भी बाजी लगानी पड़े, तो यह हमारे लिए प्राथमिकता होती है। तनुश्री, आप मूल कहाँ से हैं? सर मैं बिहार से हूँ सर। और पढ़ाई क्या हुई आपकी? सर मैंने निफ्ट गांधीनगर से टेक्सटाइल डिजाइन में स्नातक किया। आप भी गुजरात में जाकर के आई हो? यस सर। तो ये टेक्सटाइल और टेरर कैसे गुजारा करोगी? सर ट्रेनिंग अच्छी मिली है सर, कर लूंगी। देखिए, टेक्सटाइल में धागे जोड़ने होते हैं और टेरर में धागे होते हैं, तो बहुत ही तो अलग अलग पहलू के काम करने पड़ेंगे आपको। यस सर। चलिए, मैं थोड़ा पुलिसिंग के सिवाय, अब मेरा मन करता है मैं आपसे बात करूं। ये ठीक है कि जो हम रोज अखबार में पढ़ते हैं, लगातार टेरर की घटनाएं, वही मेन न्यूज होते हैं। इसके सिवाय भी इस पूरे क्षेत्र की विशेषता है, चाहे जम्मू हो, लद्दाख हो, बेली हो, करगिल हो। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे काफ़ी समय वहाँ काम करने का मौका मिला है किसी समय। सचमुच में बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं।
तो आईपीएस प्रोबेशनर से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार की बेटी तनुश्री ने भी अपने अनुभव प्रधानमंत्री के साथ इस दौरान साझा किए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सुशांत मामले की। ड्रग्स चैट मामले में अब रिया चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम ने आज छापेमारी की है। सैमुअल मिरांडा के घर पर भी एनसीबी की टीम का सर्च ऑपरेशन चला, जिसके बाद सैमुअल को हिरासत में एनसीबी ने ले लिया है। ड्रग्स एंगल की जांच को लेकर रिया के घर को एनसीबी ने पूरी तरह से खंगाला है। सर्च ऑपरेशन एनसीबी के हत्थे चढ़े ड्रग्स पेडलर के बयान के बाद किया गया है, जिसमें उसने रिया के भाई शोविक और सैमुअल मिरांडा का नाम लिया था और इसी के बाद ये छापेमारी की गई है। फिलहाल शोविक और सैमुअल एनसीबी की हिरासत में हैं। इधर नशे के सौदागरों के खिलाफ रोहतास पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 4 किलो चरस और 4 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त चरस की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। भानस ओपी के कटियारा में पुलिस ने एक कार सवार को खदेड़कर नशे की इस खेप को जब्त किया। कार में 2 लोग सवार थे। दोनों तस्कर मधुबनी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार राम बाबू यादव और मनु यादव से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पता चला है कि ये लोग चरस लेकर कर्नाटक जा रहे थे, उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और तमाम कोशिशों के बावजूद झारखंड की राजधानी रांची में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। तभी तो आए दिन रांची पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में नए नए खुलासे हो रहे हैं। गुरुवार को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में बने एक आलीशान मकान में शराब के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। बताया जाता है कि लग्जरी गाड़ियों के जरिए शराब की ढुलाई की जाती थी। रांची पुलिस ने छापेमारी कर करीब 700 लीटर अवैध शराब जब्त की है। साथ ही बड़ी मात्रा में जावा महुआ को भी नष्ट किया गया है। हालांकि इस दौरान कारोबारी तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। एक बार फिर से कारोबारी यहां से फरार हो गए। 700 लीटर देसी शराब बरामद की गई है तथा अन्य जावा वगैरह को नष्ट किया गया है। अभियुक्त विजय साहू पुलिस की भनक पाते ही फरार हो गए, लेकिन जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, एक लग्जरी गाड़ी भी बरामद की गई, उसे भी गाड़ी से भी ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाड़ी से भी वो सप्लाई किया करते थे। इस गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है। तो वहीं रांची में ही उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ तस्कर अजय साहू को गिरफ्तार कर लिया गया। चंदवे से 400 बोतल अवैध नकली शराब और 2 बाइक, होचर इलाके से शराब की रिफिलिंग के सामान भी भारी मात्रा में जब्त किए गए हैं। जतरा चौक पतरातू से तो एक साथ 320 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया। सहायक उत्पाद आयुक्त ने कहा कि इन इलाकों में नकली शराब बनाकर बिहार सप्लाई की जाती थी। मतलब शराबबंदी वाले प्रदेश में पड़ोसी राज्य के जरिए नशे की खेप की सप्लाई की जाती है। और अब बात कोरोना संक्रमण की। देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। बिहार की बात करें, कोरोना रिकवरी दर 88% बिहार में है। फिलहाल 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना से अब तक 728 मौतें हो चुकी हैं। वहीं बिहार में कोरोना के 16,451 एक्टिव केस फिलहाल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1,922 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव की संख्या 1,42,156 बिहार में हो गई है। और बात यदि झारखंड में कोरोना अपडेट की करें तो 24 घंटे में मिले 1,587 नए केस। तो झारखंड में 24 घंटे में 1,587 नए केस मिले हैं। राज्य में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई है। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40,480 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के 15,150 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 1121 कोरोना मरीज ठीक भी हुए इलाज के बाद। कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 444 हो गई है। झारखंड का रिकवरी रेट बिहार से कम है, 65.45% है। यहां पर अब तक कोरोना से 30,886 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं।
झारखंड में कोरोना जांच की संख्या 10 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। अगर बात करें पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना पॉजिटिव की तो 1587 नए केस मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 46,480 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1121 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं और इस तरह से राज्य में कोरोना को परास्त करने वालों की संख्या 30,886 है, जबकि इलाज के दौरान 444 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। अगर बात करें जो चिंता की बात है राज्य के लिए, राज्य की सरकार के लिए, वो यह है कि राज्य में काफी तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है। अगर रफ्तार की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर जहां 2.18% की रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है, वहीं झारखंड में 4.27% का रफ्तार है। अगर डबलिंग डे की बात करें तो देश में 32 दिनों में कोरोना दुगना हो रहा है, जबकि झारखंड में आधा 16 दिन में ही कोरोना के संक्रमितों की संख्या दुगनी हो रही है, जो काफी चिंता की बात है। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो झारखंड में तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पोड़ाहाट जंगल से 18 केन बम बरामद किए गए हैं। इनमें 15 किलो तक के थे सभी केन बम। गोइलकेरा के कुरकुटिया कंसुवा मार्ग पर इन बमों को प्लांट किया गया था और कच्ची सड़क में सीरीज में धमाका करने की नक्सलियों की योजना थी, लेकिन इस योजना पर पानी फेर दिया सुरक्षा बलों ने। इन सभी बमों को समय रहते डिफ्यूज कर दिया गया। और खबर नालंदा से है, जहां एक बार फिर से बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। रहुई थाना क्षेत्र के इमामगंज गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां मंगलवार की रात गणेश पूजा के दौरान मनोरंजन के लिए नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये एक घर की तस्वीर है। घर में बार बालाओं को बुलाकर ठुमके लगवाए गए हैं। मस्ती में डूबे युवाओं में कोरोना को लेकर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। नालंदा के इमामगंज की तस्वीर आपने देखी। अब गया की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गया में भोजपुरी गाने की धुन पर एक युवक के राइफल लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए, वजीरगंज के गोविंदपुर इलाके का ये वीडियो है, जिसमें बच्चे की छठी समारोह के मौके पर लोग जमकर थिरक रहे थे। इसमें एक युवक सरेआम राइफल लहरा रहा था। इसमें महिलाएं भी झूम रही थी। इस मामले में पुलिस ने कहा है कि वो वीडियो की जांच कर रही है और आरोपी की शिनाख्त होने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, किस तरह से खुलेआम राइफल लहराया जा रहा है। बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां पीवीयूएनएल के खिलाफ नौकरी पुनर्वास और मुआवजे के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 25 गांव के ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। ये वीडियो सामने आया है, इसमें देख सकते हैं किस तरह से लाठियां बरसाई गई है, जिससे ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। इसमें कई आंदोलनकारियों को गंभीर चोटें भी आई हैं। प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक धरने से हटाने के बाद घटनास्थल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये लोग विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा बैनर तले पीवीयूएनएल प्रबंधन भेल और उससे जुड़ी एजेंसियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 2 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर चुके हैं। ग्रामीण का आरोप है कि पीटीपीएस प्लांट का निर्माण 25 गांव के विस्थापितों की जमीन का जैसे तैसे अधिग्रहण करके किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों को आज तक ना तो मुआवजा मिला और ना ही नौकरी मिल पाई है। रही बात पुनर्वास की, तो इसकी भी व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। जुलूस लगाने का कुछ कहा, तब तक आपको अवैध मान। ठीक है, चलिए ठीक है, आप सुन लीजिए हम लोग के बात। क्या सुनेंगे? आपको क्या बात सुनेंगे? कौन बात? हम लोग बोल रहे हैं, अरे कौन अच्छा में बात सुनेंगे?
लोग थाना चलिए, वहाँ गिरफ्तारी देंगे। उनको लाठी चार्ज भी किया गया, सारे लोग भाग नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हटना नहीं चाह रहे थे, वो कोई लाठी चार्ज नहीं हुई है, उनको आराम से हटाया गया है। बलपूर्वक नहीं हटाया गया? नहीं, बलपूर्वक। और आज का जो वार्ता जो था सर, वो सफल रहा? क्या हुआ वार्ता? ये तो उनकी प्रबंधन, PVNL प्रबंधन की बात है, और जो विस्थापित मोर्चा के जो सदस्य थे, तो ये उनके बीच की बात है। कुछ बातों पे सहमति उनके द्वारा जताई गई थी, बट ये अपने और अन्य मांगों को भी लेकर जो है ज़्यादा उन पे दबाव डाल रहे थे। हाँ, कल से चालू है। कल से चालू था, वार्ता करने का कोशिश किया गया था प्रबंधन के द्वारा, वार्ता भी हुई। वार्ता सफल होने के बावजूद भी ये लोग इलीगल तरीक़ा से जमाव किए हुए थे, इनको हटाने के लिए निषेधाज्ञा लागू किया गया था। तो अगर इसको शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हटाना कहा जाता है तो फिर बलपूर्वक हटाना किसे कहा जाता है? बहरहाल आगे बढ़ते हैं। खबर दुमका से, जहां केंद्रीय कारा में बंद विचाराधीन बंदी संतोष मेहरिया की मौत हो गई। देर रात इलाज के दौरान DMCH में संतोष की मौत हो गई। मृतक बिहार के बांका जिले का रहने वाला था। 16 अगस्त को सरैयाहाट थाना क्षेत्र में अवैध लकड़ी के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई थी। तबीयत खराब होने पर 60 वर्षीय संतोष को 2 सितंबर को केंद्रीय कारा से DMCH में भर्ती किया गया था। संतोष मेहरिया की मौत पर परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद कोई भी डॉक्टर उसे देखने तक नहीं आया। बार बार रेफर करने की गुहार भी लगाई गई, लेकिन इसे नजरअंदाज किया गया। दूसरे अस्पताल उसको नहीं भेजा गया, रेफर नहीं किया गया। इस संबंध में जेल और अस्पताल प्रबंधन अभी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। कोई जवाब प्रबंधन की तरफ से नहीं आया है। और बिहार में शराबबंदी के बीच तस्करों के नए तिकड़म आए दिन देखने को मिल ही जाते हैं। शराबबंदी के बीच पुलिस और तस्करों के बीच चूहे बिल्ली का खेल जारी है। वैशाली के महुआ में उत्पाद विभाग की टीम ने तस्करों के शराब वाले सुरंग का खुलासा किया है। हरपुर बेलवा में तस्करों के एक सुरंग वाले अड्डे पर जब छापा मारा गया तो सुरंग के अंदर बने तहखाने से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। सुनसान इलाके में जमीन के अंदर बनी सुरंग और सुरंग के रास्ते तहखाना बना था। शराब तस्करी के लिए बनाए गए इस जुगाड़ को देखकर एक बार की पुलिस भी हैरान दिखी। पुलिस ने सुरंग वाले इस तहखाने से भारी मात्रा में शराब के कार्टन बरामद किए हैं। सुरंग से 43 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, जिसमें 2 कार्टन बियर की बोतलें थी। उत्पाद विभाग ने आरोपी पवन राय के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हटाते जाइए इसको। और बात गंगा के उफान की। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना में गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में कल के मुकाबले थोड़ी कमी आई है। घाट पर बैरिकेडिंग नहीं है, जिसकी वजह से खतरा बना रहता है। गांधी घाट से देखिए हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट। मनेर और पुनपुन में जहां गंगा के जलस्तर में कमी आने लगी है, वहीं गांधी घाट पर अब भी गंगा खतरे के निशान से 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अगर बात करें तो जलस्तर अब भी 48.76 मीटर पर है, जो कि कल की तुलना में 4 सेंटीमीटर जलस्तर में गिरावट आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जिला प्रशासन के लाख निर्देश के बाद भी आप देख सकते हैं कि नाव का जो परिचालन है वो अब भी जारी है और जो श्रद्धालु हैं उनकी भी आवाजाही जारी है। गंगा स्नान करने वालों में कमी नहीं आई है और लोग खतरे से खेल रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो पेट्रोलिंग की जाती है, लेकिन जो अस्थायी ड्यूटी है यहाँ पर नहीं दी गई है, जिसकी वजह से चाहे सेल्फी लेने वाले हो या फिर श्रद्धालुओं में कमी नहीं आई है और अब भी खतरा बरकरार है। बात करें अगर तो बगल में कृष्णा घाट है, वहां पर पूरी तरह से पाथवे डूब चुका है, लेकिन गांधी घाट पर 2-3 सीढ़ियां अभी बची हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की आवाजाही अभी कम नहीं हुई है और जो नाव का परिचालन है वो भी फिलहाल जारी दिख रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि सतर्कता बरतें, क्योंकि हादसा कभी भी हो सकती है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
और सुपौल में शिक्षा विभाग ने जल जीवन हरियाली के नाम पर फर्जीवाड़ा किया है। स्कूलों में वर्षा जल के संचय के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट में ही सेंधमारी कर दी गई है। कई स्कूलों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कागजों पर ही पूरा दिखाकर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। आखिर क्या है ये घोटाला, देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली के तहत सुपौल में 100 मध्य विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी वर्षा जल संचय योजना बनाना था। सरकार की मंशा थी कि विद्यालय में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाकर वर्षा जल का संचय किया जा सके, जिसका उपयोग सब्जी की खेती और भूजल स्रोत की कमी को पूरा करने में किया जा सके। लेकिन सुपौल में शिक्षा विभाग और अभियंता ने बिना कार्य पूर्ण हुए ही सरकार को रिपोर्ट कर दी। बसबिट्टी उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में जब न्यूज 18 ने यहां के हेडमास्टर से पूछा तो उन्होंने कहा कि विभाग ने बिना उनसे रिपोर्ट लिए ही सरकार को गलत प्रगति प्रतिवेदन रिपोर्ट सौंप दिया है। हाँ, एकदम खुला हुआ था तो उसका यहाँ का व्यवस्था जो है यहाँ के लोगों का द्वारा उसको तोड़ मरोड़ के एक रंग कर देता। ये अब बाउंड्री हो गया है, बाउंड्री होने पर अब उसको अच्छा से हम लोग अविलंब कर लेते हैं। शिक्षा विभाग को आपने ये रिपोर्ट कैसे सौंप दी जो स्कूल में बन चुका है? नहीं, यह तो रिपोर्ट हम लोग नहीं दिए हैं। तो शिक्षा विभाग फिर सरकार के यहाँ कैसे जमा की? यह हम लोगों के द्वारा तो नहीं हुआ है। वहीं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कालीगंज के हेडमास्टर साहब ने बताया कि पैसा तो बहुत पहले ही खाते में आ गया था, लेकिन कोसी नदी में पानी आ जाने के कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का काम बाधित है। इस समय आपका बोरिंग सक्सेस नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में दुर्गा पूजा के आसपास जब पानी उस पार में घट जाएगा, उसके बाद आप जब कराते हैं तो आपका वो योजना जो है सो सफल हो जाएगा। जी, अब तक हमने बनाया ही नहीं, हमने दिया ही नहीं रिपोर्ट कि हमारा कंप्लीट हो गया है। विभाग ने आपके विद्यालय के नाम से रिपोर्ट सौंप दी है? जी नहीं। तो सुना आपने, हेडमास्टर साहब ने कोई रिपोर्ट ही नहीं सौंपी, तो फिर किसने काम पूरी होने की रिपोर्ट सौंप दी? कहीं शिक्षा विभाग और अभियंता की मिलीभगत से इस कारगुजारी को अंजाम तो नहीं दिया गया? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हालात जिले के 100 से 85 विद्यालयों की है। इस मामले में सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इस संबंध में हम लोग जांच करवा रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने पे मेरी संबंध कार्रवाई जो भी दोषी होंगे उसकी की जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट सौंपकर फिर से एक बार सरकार के साथ छल किया है। तो जरूरत है कि सरकार इस मामले पर कड़ा एक्शन ले ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट धरातल पर उतर सके। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल।